चुकी है क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पिछली क्लास में है ना हेरॉन्स फार्मूला पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और यह चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है, जो कि 29 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। याद करिए बच्चा, तो हम लोगों ने एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यस, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली है ना क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये था बिल्कुल, हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे कर रहे थे। ठीक है, तो क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया किसी बच्चे का? सर 2 मिनट में कर देंगे, 2 मिनट रुको। हाँ, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे करिए इसको, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये कैसे होगा। बताइए बेटा। सर कॉल ऑन कर दो। ओके ओके, ओके। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है ना। अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, समझना बेटा। यहाँ था क्या कि एक त्रिभुज था, ठीक है, एक त्रिभुज था। और इस त्रिभुज की ना, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। और तीनों का अनुपात दे रखा है 12 संबंधी 17 संबंधी 25। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग मान लेंगे कि लेट जो फर्स्ट साइड है वो 12x है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे, माना पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। सवाल में दे रखा है कि जो इसका परिमाप है वो 540 है। ठीक है बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। परिमाप दे रखा है, इसका मान है 540 सेंटीमीटर। और परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तो लिख दीजिए, तीनों भुजाएं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। तीनों को जोड़ दो तो आपको मिलेगा 54 है।
54x बराबर 540, इसलिए बच्चों 540/54। हाँ 540/54। सो 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल। सॉरी ये रेशियो है ना, तो इसको सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, इसके द्वारा जो मान आएगा उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। ये रेशियो है ना बच्चा, और रेशियो का कोई भी है ना यूनिट नहीं होता है, कोई भी इकाई नहीं होती है, किसी भी अनुपात का कोई भी इकाई नहीं होता है, ठीक, क्योंकि सारे के सारे इकाई कट जाते हैं रेशियो से ही। अच्छा, तो अब देखो, हाँ 10। तो पहले हम क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कितना होगा, तो पूरे परिमाप का हाफ, पूरा परिमाप कितना है 540, तो 540 का हाफ 270, तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 270 270 माइनस 120, यस 270 माइनस 170। बिल्कुल, 270 माइनस पहली वाली भुजा। अच्छा एक चीज और, आपने छोड़ दिया, 12 हाँ गुणा 10 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भी निकालना बाकी, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें ए बी और सी की वैल्यू तो बतानी ही पड़ेगी। देखना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बारह एक्स, तो 12 गुणे एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 10 है, 12 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा ये 120। 120 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। 17 गुणे 10। हाँ 17 गुणे 10 170। गुड। सर हाँ बताइए। 25 गुणे 10 250। बिल्कुल। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चे बताओ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। यस सर। तो जिसको नहीं दिखा दे रही है बेटा क्लास को रीज्वाइन कर लो। सर इसका आंसर सी आएगा ना? यस हाँ इसका आंसर सी आएगा, बिल्कुल सही बात। तो 270 माइनस 120 कर देंगे, क्यों बच्चों, ऐसा है ना? 270 माइनस 170। गुड। 270 माइनस 250। यस, ये 250 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब देखो 270 है, इसको ऐसे ही लिख दो। अच्छा, तो गुणे में 220 घटेगा क्या है? 150। बिल्कुल, इसमें से ये 100 गुणे 20। अब इसी को हल करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, जो 270 है इसको क्या हम 3 गुणे 3 गुणे 30 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये जो 150 है, क्या इसको हम लोग 30 गुणे 5 नहीं लिख सकते? यस सर। जो 100 है, क्या इसको हम लोग 10 गुणे 10 नहीं लिख सकते? और ये जो 20 है, क्या हम लोग इसको 10 गुणे 2 नहीं लिख सकते? बताइए प्लीज। यस हो जाएगा ना यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब दो दो लोगों का पेयर बना लीजिए। देखिए 3 का 3 के साथ में पेयर है, 30 का 30 के साथ में पेयर है। अच्छा देखो, ये 5 है और ये 2 है, 5 दूनी यस 10, ये 10 है, इसको लिख दो। इसका भी एक पेयर बन गया और इनका तो एक पेयर ऑलरेडी था। अब यहाँ पे आप ऐसे बना दो ताकि दिखे कि हाँ आपने पेयरिंग कर दी है।
इसकी वजह से 3 आएगा, इसकी वजह से 30 आएगा, इसकी वजह से 10 आएगा, इसकी वजह से 10 आएगा। गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी वाला विकल्प ठीक होगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। Good. सर। यस सर। ओके, बच्चों 1 सेकंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। 1 सेकंड रुक जाइए। बच्चों बताओ, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाइए एक नए चैप्टर की, एक न्यू चैप्टर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। हेडिंग लगाइए बच्चा। हेडिंग लगा दिया आपने? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चा सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। और अगर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आपको सीखना है तो सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि चर क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं वेरिएबल्स। तो समझिएगा क्या होते हैं वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स वे चीजें होती हैं जिनका मान नियत नहीं होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स वे राशियां होती हैं जिनका मान नियत यानी कि फिक्स नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा x आ रहा है 5, कोई क्वेश्चन लगाया आपने, x का मान 5 मिला, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमेशा x का मान 5 ही आएगा। कोई और क्वेश्चन लगाएंगे तो x का जो वैल्यू 12 मिल सकता है, x का वैल्यू -13 मिल सकता है, x का वैल्यू 5/7 मिल सकता है ना, कुछ भी इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल्स। चर समझ में आया? यस सर। तो इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों, कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 20। कितने? 26। यस, 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं। तो ये ABC, XYZ से निरूपित किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं, और इन सारे लोगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? चर बोल सकते हैं। क्या सबको समझ में आया चर क्या होते हैं? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर समझा दो, मैं अभी ज्वाइन हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा, समझो। दरअसल हुआ ये है ना कि मैं बच्चों को चर समझा रहा था, क्योंकि एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। एक न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूँ, देखो यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसमें टॉपिक था चर, सबसे पहला टॉपिक ही था चर।
तो चर को मैंने ये बताया कि इनके जो मान होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, है ना। और उनमें कौन कौन से आते हैं, तो ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड, है ना। क्योंकि देखो y का मान कभी भी 5 आ गया, y का मान कभी 7 आ गया, है ना, y का मान मान लो -2 आ गया, तो इनके मान, है ना, बदलते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं चर। अच्छा, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो बच्चों जो चर आपने लिया, अगर मान लो उसका घात, ठीक है, अगर उसका घात 1 हो तो वो है रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चर है वो y है और इसका घात क्या है 1। यहाँ पे चर क्या है x और उसका घात क्या है 1। दरअसल ये 1 हमेशा लिखा नहीं जाता है, ये कभी लिखा नहीं जाता है, ये सिंपली इसको लिखना होगा तो ऐसे लिख देगा। अब बोलेगा कि पहचानिए क्या यह एक रैखिक समीकरण है या नहीं है, तो आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे x का घात जो है 1 हो। जब कुछ भी ना लिखा हो इसका मतलब 1 होता है उसका घात, तो इसलिए यह क्या है बच्चा, रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण की परिभाषा ही है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। लेकिन मान लो अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे, तो बताओ यहाँ पे y का घात यानी कि जो चर है वो y, उसका घात क्या है 2 है ना। यस सर। हाँ, तो जब 2 है तो क्या यह एक रैखिक समीकरण होगा। बिल्कुल, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, जबकि ये वाले लोग होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो इनका जो घात है, इनका जो घात है वो क्या है 2 है, और होना क्या चाहिए था 1, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। अब आया समझ में सबको। यस सर। ओके, अब पहचानिएगा, हम देख। यस सर। बताओ क्या ये रैखिक समीकरण है। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, इस वाले समीकरण में कुल कितने चर हैं। 1 एक। एक। कौन सा है वो चर, x एक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो 2 चर हैं इसमें। 2। तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा ये वाला। यस सर। यस हाँ बच्चों, सर यहाँ पर 0 क्यों आई है सर? क्या हुआ। सर यहाँ पर 0 क्यों आई है आगे? दरअसल हमने ये इसलिए बनाया है ताकि समीकरण बन जाए, ठीक है। हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, सॉरी, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इतना लिखने भर से ये जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग व्यंजक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो ये व्यंजक का, जबकि अगर बराबर करके कोई संख्या लिख दो, ऐसा थोड़ी है कि आप 0 ही लिखो, कोई संख्या लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, -100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई अपॉन में लिख दो। तो जब इज इक्वल्स टू करके, है ना, बराबर का चिन्ह लगा के कोई भी संख्या लिख देते हैं तो उसको समीकरण बोलने लगते हैं। समझ में अंतर आया। सर सर। ठीक है, तो समीकरण और व्यंजक में अंतर होता है। व्यंजक में, है ना, बराबर 0 नहीं लिखा गया होता है, समीकरण में बराबर 0 लिख सकते हैं या कोई संख्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कि बताइए क्या यह है रैखिक समीकरण है ये वाला। सर है। हाँ बिल्कुल है, सही बात है। देखो क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ x का घात 1 है और y का घात 1 है, ठीक है, शोर मत करिए बच्चा। इसीलिए ये क्या है, कोई कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, हमको एक बात बता दो आप कि इस वाले सर रैखिक आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते क्या एक बार। किस चीज को।
सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, आज से आपकी पहली बार क्लास लिए हैं। ओके ओके ओके। अधिकतर बेटा है क्या ना, देखो अधिकतर बच्चे जो इस वाले बैच में हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ आपको। दरअसल ये है क्या, मैं यहाँ पे बच्चों को लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो आप। लीनियर इक्वेशन के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को वेरिएबल्स के बारे में बताया था। वेरिएबल्स वे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो 5x माइनस या प्लस लिखिए प्लस 3 बराबर 0, है ना। तो इसमें देखोगे तो ये जो x है ना वो क्या है, एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। फिर मैंने बताया इनको लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है ना, उसकी वैल्यू 1 आ जाए। वेरिएबल की जो पावर हो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इस प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो देखो अगर मान लो 6x माइनस 9 लिखा हुआ है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखा है ऐसे, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x का जो पावर है वो कितना हो गया है, 2 हो गया। आपको समझ में आया? आ गया समझ में? यस सर। ओके ओके ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सारे बच्चों ने हेडिंग लगाई दी थी। इसको हिंदी में बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों समझना, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस कोई और संख्या ले लेते हैं 9y माइनस 5 बराबर 0। तो बताओ क्या यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 नहीं है, y का भी पावर 1 नहीं है? सर है। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको पहली बात तो बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब हमें काउंट करके बताओ कि कुल कितने चर हैं, कुल कितने वेरिएबल हैं? 2। 2। वेरी नाइस, 2 हैं। कौन कौन से? x और y। इसीलिए इसका नाम पड़ चुका है दो 2 चर हाँ, चरों के बीच समीकरण। बिल्कुल। क्या अब आपको समझ में आया क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण? यस सर। ठीक है। यस अब मान सर। लो, हाँ, अब मान लो अगर हम ऐसे लिखे हुए हैं तो बताओ क्या ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसके वेरिएबल है वो x और y यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं, और उनकी जो घात है, उनकी जो पावर है वो 1 है। एक ओके ओके। अच्छा अब बच्चों देखो, जो ये लिखा हुआ है ना दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनका एक सामान्य रूप होता है, इनका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म, वो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जैसे कि मान लो अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई है 3x, संख्या नहीं समीकरण, मान लो कोई समीकरण इस तरीके से लिखी गई 3x बराबर 2y माइनस 5। तो क्या बच्चों हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3x? देखो ये हाँ, नहीं तो ये माइनस 2y। माइनस 2y प्लस 5। बहुत बढ़िया। तो इसका ये कौन सा रूप हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा, वो इसके रूप में आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। यस सर।
हाँ, अच्छा अगर मैं वहां पे पूछूं कि यहाँ कंपेयर करके बताओ कि a का मान कितना है, तो बता पाओगे आप लोग? 3, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा b का मान? 2, सर 2 -2, नहीं, चिन्ह के साथ में लिया जाता है हमेशा, तो -2। -2, यस यस यस। और c का मान? 5, सर 5 सबको समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, ठीक है, चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चलो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों 1 सेकंड हो जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बस बच्चा 1 मिनट। दिख रही है। है ना? सर दिख रही है सर। ओके ओके। देखो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि √2x इज इक्वल्स टू 7y-9 है। तो सबसे पहली बात तो इसको आप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो, और दूसरा a b तथा का मान ज्ञात करो। c का मान ज्ञात करो। तो सर इसका √2x -7y + 9। यस, बाकी लोग बताएंगे भी। ओके, बच्चों इसका उत्तर आगे सभी का। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं समझा देता हूँ उसको। देखो रूट का 2x बराबर 7y-9 है, तो इसको पहले सामान्य रूप में लिखना है, यानी इस वाले रूप में लिखना है। तो इस पूरी चीज को साइड चेंज करके इस साइड ले आओ। तो ये 7y से हो जाएगा -7y, -9 से हो जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। बताओ इतना होगा। यस सर। अब यस इसको सर। हाँ, अब इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो तुलना करोगे बच्चों, तो a का मान कितना हो जाएगा, √2 b का मान कितना हो जाएगा, 9 सात। से इसका सर डी का मान 9 हो जाएगा। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया सर। गुड गुड। अब देखो बच्चा, अब हम लोग सीखेंगे समीकरणों का हल। ठीक है, ऐसे लिख दो, दो चरों वाले
रैखिक समीकरणों का हल। तो एक सिंपल सी बात बताएंगे, आप समझिएगा। मान लो दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, ऐसे मान लो लिख दिया गया। तो बेटा यहाँ पे जो x और y के जो मान है ना, आप बहुत सारे नंबर्स रखकर दोनों साइड को इक्वल करा सकते हैं, ठीक है। तो x और y के इतने ज्यादा पेयर बनेंगे, इतने ज्यादा पेयर बनेंगे कि आप उनको काउंट तक ना कर पाओ, है ना, इतने ज्यादा पेयर बनेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई सिंगल, है ना, केवल एक सिंगल दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख दिया गया, तो उसके अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ढेर सारे। ठीक है, चलो, जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा है मैं इनको क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, जतिन कुमार। और इनको मालूम भी होगा इनको क्यों बाहर किया जा रहा है। ओके, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, मान लो कि लिखा हुआ है 6x प्लस 5y बराबर 17। तो बच्चों इसके कितने हल होंगे? अपरिमित। हाँ बिल्कुल, इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखो केवल एक ही यहाँ पे रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, वो भी दो चरों वाला। आया समझ में सबको कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन दें इसी टाइप का। यस सर। यस सर। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में ही दो, है ना, चैट बॉक्स में ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी। यस सर। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी कोई जो बच्चा है ना, आप क्लास को रीज्वाइन कर लो, आपको आवाज आने लगेगी। ओके, तो बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा गया है, और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो सी वाला होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब समझना, देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। जैसे मान लो बच्चा 5x प्लस 2y लिखा गया है ऐसे, है ना।
और बराबर करके 9 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक, समझना। और आपको बोला गया कि चेक करिए कि क्या 2,3 है ना इस दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या 2,3 इस दिए गए समीकरण का हल है। देखो ये है x, ये है y, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लो कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हो ना 2,3 और दोनों ब्रैकेट बंद हो इस तरीके से, तो इसका मान हो जाता है x और इसका होता है y, यानी पहला वाला नंबर x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग चेक करेंगे। अब चेक किया जाए बेटा, तो x का मान 2 है और y का मान 3 है। रख दो x की जगह पे 2 2 रखो गुना 3 और y, हाँ बिल्कुल। 10, देखो 5 to 10, 3 to 6, 10 और 6 16 होता है और ये 9 है। बताओ बच्चों, क्या दोनों इक्वेशन मतलब सॉरी दोनों साइड बराबर हैं आपस में? 9 सर। नो सर। हाँ बिल्कुल, ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए 2,3 हल नहीं है, हल नहीं है। तो हल कब होगा? चलो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आप इस बार, ठीक है, 1,2 लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा। 5 गुणे 1 हाँ प्लस 2 गुणे 2 यस, बराबर 9। तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 9 और 9 बराबर। हो गया बराबर। यस सर। इसीलिए 1,2 इसका हल होगा। आई बात समझ में? यस सर। सर। तो हाँ, तो x और y का वह मान रखने पर जिसकी वजह से दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाँ ये हल है इसका। और अगर दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं तो क्या वो हल होता है? नहीं। नहीं सर। यस। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन दें। यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x + y = 10। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन हल नहीं है। बच्चों ध्यान से समझ लो, आपको बताना है कौन हल नहीं है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करिए। वैल्यू को पुट करो, देखो क्या होता है। बच्चों पोल में दे दें इसका क्वेश्चन जो भी है। ओके ओके समझ गया, ठीक है। यस, ठीक है, तो इसका उत्तर सी वाला होगा, है ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा समझना। सबसे पहला विकल्प ले लो आप, 1,8। तो अगर ये लोगे तो इसका मतलब x का मान कितना होगा 1 और y का मान कितना होगा 8। दिए गए है ना, दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका मान रख दो। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 8, 2 1 कम 2 और ये 8, 8 और 10। 10 ये तो है। हाँ ये तो है, जबकि हमें बताना क्या था? नहीं होगा। हाँ, तो पहला वाला विकल्प तो गलत हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब 4,2 को ले लो। तो x का मान 4 y बराबर 2। बिल्कुल 2 गुणा 4 प्लस 2 बराबर 10। हाँ, 4 दूनी 8, 2 10 10 बराबर 10।
ये भी नहीं है, गलत हो ये जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, गुड। तीसरा देखो, x बराबर 5, y बराबर 5। बिल्कुल 2 into 5 प्लस प्लस 5 बराबर 10। 10 जमा 5 बराबर 10। इसका आंसर आ जाएगा 15 बराबर 10। ये आएगा इसका। हाँ, तो ये देखो बिल्कुल, कभी भी मतलब 15 10 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो आपका विकल्प होगा वो कौन सा वाला होगा, सी वाला। जी ओके, ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करें। सर अब देखो पूछा गया है यहाँ पे कि एक समीकरण है 9x प्लस 7y बराबर 63, और इसका आपको क्या करना है, आलेख। आलेख को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है। और जो बनाया जाए इसका ग्राफ, सर। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए या फिर किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियम को आपको फॉलो करना होता है। पहला नियम क्या होता है कि सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लो, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे आप एक बॉक्स बना लेना, ऐसे। ठीक है, और इस बॉक्स को बना करके यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y। एक बार x की वैल्यू 0 करना और 0 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लेना। फिर एक बार y की वैल्यू 0 रखना और y के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू निकाल लेना। चलो निकाला जाए। तो ऐसे लिखना, जब x बराबर 0, यानी जब x का मान 0 हो, तो 9 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 63। अब ये इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना बेटा। तो इसीलिए 7y बराबर हो जाएगा 63। y y, बराबर 3 बटे में 7। हाँ ये कट जाएगा। y कितना, बराबर 9। गुड, समझ में आया इतना। यस सर। देखो यहाँ पे रख दिया, क्लियर। अब लिखो, अच्छा एक बात और, जब x बराबर 0 था तो y बराबर 9, इसलिए इन दोनों से अब बना y हुआ, बराबर 2 कर देंगे। हाँ, तो इनकी वजह से जो बिंदु होगा वो क्या होगा, तो होगा 0,9। क्योंकि देखो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, x, y है ये, ठीक है। अच्छा एक बिंदु तो ये हो गया। फिर लिखोगे अब, जब y बराबर 0, तो 7 गुणे y का मान 0 रखो, 0 तो 9x 9 बराबर 0 9 हाँ 63 बटे में 9 हाँ, बराबर 7। इसलिए बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 7 बाई 7, 0। हाँ 7, 7 कोमा। यस 7,0, ठीक है, क्योंकि हम x और y लिखते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। ओके, देखो मैंने यहाँ पे दिए गए मानों को जो मैंने निकाला ना, तो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे समझना। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे,
तो हम लोग के पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, बस दो ही बिंदु से हम लोग का काम चल जाएगा और हम लोग आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। एक सीधी रेखा और एक आडी रेखा खींच देंगे। बिल्कुल। देखो बेटा, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। ऐसे आप एक निर्देशांक बना लेना, इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। हाँ साइड वाली तो एक्स होगी सर, ऊपर वाली वाई होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है यक्ष डैश अक्ष और ये होता है वाई डैश अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। अच्छा तो बच्चों, हम लोग को कौन सी बिंदु बनानी है पहले? 0,9। तो एक्स पे हमें चलना है 0 और वाई पर कितना चलना है? 9। बहुत बढ़िया। तो देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अच्छा तो ये रहा आपका, ठीक है, 9 और इसी का नाम, हाँ इसी का नाम दे दो आप 0,9, ठीक है। और दूसरा हमें क्या बनाना है? 7,0। ओके तो देखना 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7। तो इसका नाम दे दिया जाए ऐसे 7 0। हाँ 7,0। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को ऐसे मिला दो। मिला दिए? हाँ, यस रुक सर। जा, देखना बेटा, ये यहाँ बस हो गया अपना काम, बस। तो ये दोनों ही पॉइंट को जब मिलाया आपने तो इसी लाइन का नाम है 9x + 7y = 63 और यही इसका क्या है? ग्राफ है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड बेटा। हाँ इसको आप नोट कर लो, नोट करो। कर लिया। सबने कर लिया? सर कर Yes. लिया। ओके ठीक है बच्चा, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।